वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर डायरेक्ट 2 to 20। ओके, सो देखो यहाँ पे अपन ने पढ़ा था पूरा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस लिए, जो भी तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम है या फिर जो भी तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो इस चैप्टर के। ओके, तो उसके लिए ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो देखो मैं फिर से एक बार रिवाइज करके देता हूँ कि कौन सा फार्मूला कैसे आता है। ओके, सो देखो यहाँ पे E इज इक्वल टू एच न्यू। ओके, ये पढ़ा था अपन ने। E इज इक्वल टू एच न्यू क्या था? एनर्जी ऑफ फोटोन। ओके, एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, E इज इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है? एक प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट की कुछ वैल्यू है वो आप देख लेना। ठीक है, कांस्टेंट है। सो उसके बाद न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। ओके, और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपने देखा होगा कि C बाई लैम्बडा होता है। ओके, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? C बाई लैम्बडा। ओके, उसके बाद ये हो गया। तो न्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? C बाय लैम्बडा। सो इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा। क्या आएगा? एच सी बाय लैम्बडा। ठीक है, तो C की वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ओके, सो C की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, उसके बाद ठीक है, सो प्लैंक कांस्टेंट और ये दोनों की वैल्यू तुम पुट कर लोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लोगे ना, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12400। ओके, ये किसमें है? एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो मैंने 1 एमस्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है वो तो मैंने 11th में पढ़ा है आपको। ओके, सो उसमें तुम कन्वर्शन करके इसका नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, जनरली तुमको नैनोमीटर में ही रेंज दिया रहेगा, जो वेवलेंथ है ना उसका। ओके, सो उसका क्या बन जाएगा? E इज इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। ये नैनोमीटर में मेजर करेंगे। ओके, ये हो गया। ठीक है, सो यहां तक क्लियर है? यहां तक ठीक है, तो तुमको यहां तक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सो अभी यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। ओके, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, सो इसको क्या करता हूं मैं? थोड़ा इसमें कन्वर्ट कर लेता हूं। ओके, किसमें? ये प्रोपोर्शनलिटी साइन पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो E इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्बडा। ऐसे लिख सकता हूं मैं इसका कन्वर्शन ऐसे। ओके, सो जैसे जैसे मैं लैम्बडा को बढ़ाऊंगा सो एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और मैं एनर्जी को इंक्रीज कर लूंगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो तुमको इतना याद रखना है। ओके, तो जैसे अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था अपन ने, सो उसमें ये सब कुछ आया था। ठीक है, अपन फोटो इलेक्ट्रिक फिर से पढ़ेंगे। ओके, एक बार फिर से पढ़ेंगे कि जो इफेक्ट उसके ऊपर हो रहे हैं ना वो भी पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, सो उसमें तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पूरा जो वीडियो है ना उसके ऊपर, जो पूरा चैप्टर है उसके ऊपर मैं आज वीडियो बना दूंगा। ओके, सो यहाँ पे देखो ये हो गया इतना। ठीक है, सो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। तो फार्मूले तुमको लर्न करना है। ठीक है, फार्मूले तुमको लर्न करना है कि कैसे आते हैं करके। ये हो गया। ठीक है, सो उसके बाद E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारे सिलेबस में है तो नहीं, बट जब आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया था क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उसके बाद उसने एक इक्वेशन भी डिराइव किया था। ठीक है, साथ में, बट नोबेल प्राइज किसी ऊपर मिला था? सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। ओके, सो जब उसने ये वाला इक्वेशन दिया था E इक्वल टू एमसी स्क्वायर। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन तो आपको पता नहीं होगा। ओके, सो मैं बता देता हूँ आपको कि जब हिरोशिमा और नागासाकी पे इसने बॉम्ब डाला था, किसने? अमेरिका ने। ओके, अमेरिका ने। सो इस इक्वेशन का यूज किया था उन्होंने। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये क्या है? एनर्जी। ओके, उसके बाद ये क्या है? मास। ठीक है, उसके बाद ये स्पीड ऑफ लाइट। ओके, स्पीड ऑफ लाइट। अगर मुझे इतनी एनर्जी क्रिएट करनी है, कुछ एनर्जी क्रिएट करनी है, ठीक है, और मुझे कुछ मास कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मेरे पास 1 किलो का मास है। ठीक है, 1 केजी का मास है। ओके, इक्वल टू, और यहाँ पे कुछ एनर्जी। ठीक है, मुझे एनर्जी क्रिएट करना है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट करना है। ठीक है, मान लेते हैं 200। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंटू क्या है? C स्क्वायर। ओके, तो C स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? C इक्वल टू क्या होता है? 3 इंटू 10⁸8। ठीक है, उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10⁻16 हो जाएगा ना। ठीक है, सो इतनी बड़ी एनर्जी क्रिएट हो जाएगी जब अपन इसका
इतना सा मास लेंगे और उसको स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत ही बड़ी ज्यादा फॉर्म में एनर्जी मिल जाएगी तुमको। ओके, सो जैसे वो बॉम्ब गिरा था, ओके, हिरोशिमा और नागासाकी पे, सो जैसे यहाँ पे कुछ आदमी खड़ा रहता है, ओके, सो जैसे ये बॉम्ब गिरता है ना, ये आदमी सडनली पूरा गायब भी हो जाता है। इतनी ज्यादा उसने एनर्जी क्रिएट की थी सिर्फ इस इक्वेशन का यूज करके, ठीक है। बट जब ये इक्वेशन किसने बनाया था? आइंस्टाइन ने। बट इसका जो मेरिट तो खूब बहुत सारे हैं, बट इसका गलत इस्तेमाल किसने किया था? अमेरिका ने। इसलिए वो जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिरा था ना, तब आइंस्टाइन बहुत रोए थे उस टाइम। ओके, क्यों? क्योंकि उन्होंने इक्वेशन तो डिराइव किया था, बट उसका जो गलत फायदा है वो किसने यूज किया था? अमेरिका ने। ओके, सो ये इसका वहां से इक्वेशन बना था। ओके, सो देखो यहाँ पे E इक्वल टू MC स्क्वायर है, E इक्वल टू MC स्क्वायर। ओके, E इक्वल टू MC स्क्वायर। उसके बाद अपन ने डिराइव किया था E इक्वल टू h न्यू, ठीक है, फोटोन की एनर्जी E इक्वल टू h न्यू, ये डिराइव किया था, ठीक है। सो ये दोनों को इक्वेट कर देते हैं अपन, ठीक है। सो क्या बन जाएगा यहाँ पे? MC स्क्वायर इक्वल टू h न्यू। ओके, यहां से मैं m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। तो m इक्वल टू h न्यू बाय c स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? ये मास ऑफ फोटोन, ठीक है, मास ऑफ फोटोन। बट यहाँ पे ये रेस्ट पे नहीं है। ओके, ये मूविंग हो रहा है, ठीक है। मूविंग मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं अपन ये यहाँ पे प्लेट लिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ इंटेंसिटी अप्लाई किया था, ठीक है, यहाँ पे कुछ वेव अप्लाई किया था, उसके बाद यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, ठीक है। सो यहाँ पे वो रेस्ट पे नहीं है, ये मूविंग फॉर्म में है, ठीक है। सो मूविंग फॉर्म का मुझे फोटो मतलब उसका मास निकालना है, ठीक है, मास निकालना है, तो मैं ये वाला फार्मूला यूज करूंगा। ओके, ये वाला फार्मूला यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो m इक्वल टू h न्यू बाय c स्क्वायर, ये कैसे आता है? ऐसे, ठीक है। तो इसको भी तुम याद कर सकते हो, या फिर सिंपली ये दो इक्वेशन तुमको याद रहते हैं तो तुम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे P इज इक्वल टू h बाई लैम्बडा, ठीक है। ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है ना, वो वहां से ये इक्वेशन बना है, ठीक है। सो उसको अपन थोड़ी देर में देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले दिए हैं। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट फार्मूले तुम्हारे एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो भी तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूले है। ओके, सो देखो स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे इसको भी, और एक ही वीडियो में मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करूंगा। तो देखो यहाँ पे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। ड्यूअल नेचर, ड्यूअल मतलब क्या होता है? दो होता है ना, ठीक है। सो दो तरीके का नेचर दिखाएगा कौन? जो रेडिएशन है और उसके बाद मैटर, ठीक है। जैसे लाइट के दो फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक कौन सा? एक वेव फॉर्म वाला और दूसरा एक पार्टिकल नेचर वाला। ओके, सो इस दो तरीके के होते हैं। तो ये जो पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल और वेव नेचर, वो एक्सप्लेन किया था डी ब्रोगली ने। ओके, सो ये जो अपन देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, सो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो थोड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो एक बार फिर से आप रिवाइज कर सकते हो। एनर्जी ऑफ फोटोन, जैसे कि मैंने बताया था पहले ही, E इज इक्वल टू h न्यू इक्वल टू एच बाय लैम्बडा। ओके, उसके बाद आइंस्टाइन इक्वेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है तुम्हारे इस पूरे चैप्टर के लिए और बाकी के लिए भी। ओके, सो वो कैसे आता है वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे इसमें। उसके बाद इंटेंसिटी, ओके, इंटेंसिटी का कॉमन फार्मूला है पावर पर यूनिट एरिया। ओके, उसके बाद मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल इज नोन एज वर्क फंक्शन। ओके, सो वर्क फंक्शन को कैसे डिफाइन किया? W0। ओके, सो वर्क फंक्शन को मैं दो तीन 4 या फिर 5 से ऐसे सिंबल से डिनोट कर सकता हूँ। ओके, कभी कभी मैं 5-0 यूज करूंगा, कभी W0। ओके, सो ऐसे यूज करूंगा। उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। सो कल अपन ने देखा था स्टॉपिंग पोटेंशियल भी। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? VS इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकलने के बाद अपन वो आइंस्टाइन इक्वेशन देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दिया है। ओके, सो उसको तुम जो h न्यू है उसको एक साइड रखोगे, उसके बाद माइनस h न्यू 0 उसको भी क्या कर सकते हो? एक साइड लेके जा सकते हो। सो जो तुम्हारा फार्मूला बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू HC, और न्यू मतलब क्या होता है? C बाई लैम्बडा होता है ना, तो यहाँ पे न्यू की वैल्यू पुट करोगे C बाई लैम्बडा,
ओके, तो तुम्हारा जो फाइनल इक्वेशन है वो कैसे बनेगा, Vs इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एस सी मल्टीप्लाइड बाय 1/λ माइनस 1/λ0 व्हेन पोटेंशियल इज जीरो, वेवलेंथ ऑफ लाइट λ0, ठीक है, इसको वो वैसे बना सकते हो, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसको बोलेंगे अपन। ओके, सो तुमको अगर एग्जाम में पूछेगा तो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने को, ठीक है, सो तुम क्या क्या कैलकुलेट करोगे, ये λ0 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू जीरो, ठीक है, न्यू जीरो को तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, सो देखो थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं अपन। ओके, तो बेसिक में क्या दिया है इन्हें, चैप्टर 3, तो आपने चैप्टर 3 तो नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अपन उसको भी कंप्लीट कर लेंगे एक दिन, ठीक है। सो बस ये चैप्टर का मेन मोटिवेट क्या है, मेन मोटिवेशन क्या है ये चैप्टर पढ़ने का, जो अपन ने वेव थे उस वेव थ्योरी में क्या पढ़ा, वेव थ्योरी में क्या पढ़ते अपन, जो स्पेक्ट्रा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो स्पेक्ट्रा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ पे कुछ स्पेक्ट्रा है ना, उसकी कुछ वेवलेंथ होगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो रेड लाइट की वेवलेंथ दिया है 775 नैनोमीटर, ओके, ये दिया है ना। सो ये जो पूरा स्पेक्ट्रा है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है जो वेव थ्योरी है, ओके, वो वेव थ्योरी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, इसलिए अपन को ये चैप्टर पढ़ना पड़ता है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ओके, सो देखो उसमें जो थर्ड पॉइंट दिया है उसने, अज्यूम दैट एटम्स हैव टीनी ऑक्सीलेशन दैट इमिट्स रेडिएशन ओनली डिस्क्रीट पैकेट्स, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, जो एटम्स है, ओके, एटम, ठीक है, सो एटम रहते हैं तो वो क्या है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है ना एटम, तो उसमें कुछ छोटे छोटे भी पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है। सो जो छोटे छोटे पार्टिकल है सो उसमें कुछ कोलिजन बन सकता है, ठीक है। सो कोलिजन बनने के बाद जैसे फोटोन जैसे कोलिजन होता है, ठीक है, सो लाइट तो इमिट होती है उसका उस फॉर्म में, ठीक है। सो इसमें भी क्या होता है, जो दो एटम्स है उसमें कुछ कोलिजन हो जाएगा, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे। सो उसमें क्या कोलिजन होता है, उसके बाद एक एनर्जी निकल जाती है। सो वो एनर्जी का फार्मूला क्या है, E=h/ν, ओके, और n मतलब वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जिस भी स्टेट से अपन कैलकुलेट कर सकते हो वो हो जाएगा, ठीक है। दिस मॉडल क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ प्लैंक टर्न आउट टू बी द बेसिस फॉर आइंस्टाइन थ्योरी टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो ये पूरा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये पूरा ऑब्जर्वेशन इसने कैलकुलेट किया था प्लैंक ने, बट जो आगे का जो पार्ट था, आगे का पार्ट जो आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था इसका, ओके, आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था। तो स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। सो जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख रहे हो एक डायग्राम, ठीक है, स्क्रीन पे देख रहे हो डायग्राम एक। सो यहाँ पे देखो कुछ सेटअप लगा लिया है, ओके, यहाँ से कुछ एनर्जी आएंगी, ठीक है, इंटेंसिटी एनर्जी, या फिर क्या बोल सकते हो यहाँ से फोटोन पार्टिकल आ जाएंगे, ठीक है, आप सिंपली फोटोन पार्टिकल भी बोल सकते हो, ओके। और उसके बाद यहाँ पे एक मेटल सरफेस लगा लिया है, ओके, यहाँ पे देखो इधर टारगेट, तो ये क्या हो जाएगा, टारगेट बन जाएगा, ओके। यहाँ से जब फोटोन निकलेंगे ना तो यहाँ पे स्ट्राइक होंगे, ठीक है। जैसे मैं इंटेंसिटी को बढ़ाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो इंटेंसिटी को मैं बढ़ाता हूँ, इंटेंसिटी को बढ़ाने के बाद यहाँ से कुछ फोटॉन्स आ जाएंगे, ओके। सो फोटॉन्स आएंगे और ये टारगेट पे पड़ जाएंगे, ठीक है। सो ये टारगेट मटेरियल किस मटेरियल से बन सकता है, देखो यहाँ पे टारगेट लिखा है, सो यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल हो सकते हैं। तो पहले एक सोडियम है, उसके बाद जिंक, कॉपर, प्लेटिनम, कैल्शियम, ये 4-5 तुम यूज कर सकते हो यहाँ पे, ओके। उसके बाद ठीक है, तो जनरली तुमको सोडियम ही लेना पड़ता है यहाँ पे, जैसे तुम्हारे एग्जाम में लिखा ही होंगे कि सोडियम भी लेते हैं जनरली करके। सो आप डिफरेंट टाइप के मटेरियल भी ले सकते हो यहाँ पे, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ेंगे, ओके। सो देखो यहाँ पे क्या बोला है, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द इफेक्ट इन विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक की, ठीक है। सो यहाँ से आएंगे फोटॉन्स, ठीक है, ये मेटल सरफेस है ना, यहाँ पे स्ट्राइक होंगे, बट यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहे ना, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहे, ओके। सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे वेवलेंथ दिया है ना ये वाली, इसको मुझे कम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अपन ने E=h/ν पढ़ा था, क्या था, E=h/ν। सो उसके बाद जो एक फार्मूला बनाया था, E=h/ν बना था, तो E=hc/λ यह बना था। सो h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, यह बन जाएगा ना,
ठीक है। सो जैसे जैसे मुझे एनर्जी बढ़ाना है, ठीक है, एनर्जी को अगर मुझे बढ़ाना है, सो वेवलेंथ को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये एक फार्मूला, सेम वैसे तुमको यहाँ पे अप्लाई कर लेना है, ठीक है। सो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा है। सो जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी को छोड़ दो, जब वेवलेंथ को मैं कम करूंगा, वेवलेंथ को कम करूंगा तो उसकी एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। सो वेवलेंथ को मैं कम करके देखता हूं यहां पे, ठीक है। धीरे 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 कम करना पड़ेगा, ओके। इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ा देते अपन, ठीक है। इंटेंसिटी यहाँ पे देखो 66% है, और यहाँ पे देखो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ओके। सो ये देखो यहाँ पे, उसके बाद देखो मैं थोड़ा कम कर देता हूँ और भी, ओके। पहले देखो यहाँ पे 0 वैल्यू थी करंट की, ठीक है। जैसे जैसे मैं कम करूंगा करंट की वैल्यू बढ़ रही है, ओके। करंट की वैल्यू बढ़ रही है ना, ठीक है। सो यहाँ पे देखो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ओके। सो यही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। उसके बाद देखो व्हेन यूवी लाइट इज इंसिडेंट ऑन द निगेटिवली चार्ज प्लेट, ठीक है। निगेटिवली चार्ज प्लेट इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द प्लेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इमिट कर लूंगा, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे है और इधर कौन सा रहेगा, निगेटिव, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। उसमें क्या बोला, व्हेन यूवी लाइट इज इंसिडेंट ऑन निगेटिवली चार्ज प्लेट, तो ये पहले हो जाएगा निगेटिवली चार्ज प्लेट, ठीक है। सो यहाँ पे ये फोटोन इंसिडेंट होंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, ओके। सो यहाँ पे कुछ मेटल है ना, तो यहाँ पे कुछ इनर शेल भी रहेगी और आउटर शेल भी रहेगी, इनर शेल आउटर शेल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इनर शेल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पढ़ा ही होगा केमिस्ट्री में, सेम वैसे वहां पे यूज होता है, ओके। सो देखो यहाँ पे हो गया। सो आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी तो नहीं लगेगी ना अपने को, ठीक है। कम से कम एनर्जी में उसको निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। बट जो इनर शेल वाले हैं इलेक्ट्रॉन, उसको अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। जैसे अपन खेल खेलते हैं ना, कोई भी जैसे खेल खेलते हैं ना, वो आपने महाभारत में भी देखा होगा, ठीक है। महाभारत में अर्जुन का जो बेटा था वो चक्रव्यूह में फंस गया था, ठीक है। तो क्या हुआ था वह उस टाइम, वो जो अर्जुन का बेटा है वो कहा चला गया था, बीच में चला गया था, ठीक है, इनर शेल में, ठीक है। इनर शेल उसको बोल सकते हो। तो उसको निकालने के लिए, उसको निकलना तो नहीं आता था, बट उसको निकालने के लिए क्या चाहिए था अपने को, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एनर्जी किसके पास थी, अर्जुन के पास थी, ठीक है। बट वो उसने बहुत ही ट्राई करने के बाद भी नहीं किया, वो उसको निकाल नहीं पाया, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पे है, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स अंदर की शेल में भी होंगे तो उसको निकालने के लिए अपने को ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। सो वैसे तुम निकाल सकते हो, ओके। तो उसमें देखो उसके बाद क्या दिया है, अट्रैक्ट टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। सो ये हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, यहां से इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, ऑब्वियसली ना। सो इलेक्ट्रॉन से निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, सो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल किसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये पॉजिटिव की तरफ होंगे, ओके। उसके बाद ड्यू टू दिस देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट, ठीक है। इसके फ्लो हो जाने के बाद यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगा, ओके। सो तुमको यहाँ पे इतना करना है। द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ मेटल सरफेस व्हेन लाइट रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी पास ऑन द मेटल्स सरफेस इज कॉल्ड एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। सो तुम इतना भी लिख सकते हो उसमें, ओके। तो उसमें देखो उसके बाद तीसरा एक पॉइंट लिखा है, द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन रेडिएशन फॉल्स ऑन इट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे इंसिडेंट होंगी तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। सो उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ओके। उसके बाद देखो एक पॉइंट लिखा है, द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट ड्यू टू इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल प्लेट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सो यहाँ से कुछ करंट तो मेजर करने को मिलता है ना अपने को। सो यहाँ से ये करंट निकल रहा है, सो इस करंट को क्या बोलेंगे अपन, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ओके। सो अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछेगा तुमको तो तुम सिंपल, अगर एक मार्क के लिए पूछता है तो तुम वहां उतना ही लिख लो, ओके। और उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप,
ठीक है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप जैसे स्क्रीन पे दिखाया है ना, आपको दिख रहा है ना अभी, सो उतना तुमको निकालना है डायग्राम। ओके, उसके बाद फालतू का टाइम पास है ये, फालतू का टाइम पास मतलब देखो यहाँ पे क्या क्या लिखना है। द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ स्टडी, द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ स्टडी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज शोन इन फिगर, ठीक है, वो इतना लिख सकते हो। उसके बाद देखो वहां पे इट कंसिस्ट ऑफ इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब विथ क्वार्ट्ज विंडो कंटेनिंग ए फोटोसिंथेसिस मटेरियल प्लेट, द इमिटर ई एंड अनदर मेटल प्लेट निगेटिवली कलेक्टर सी, ठीक है। सो यहाँ पे ई और सी बन जाएगा। ओके, उसके बाद देखो द इमिटर एंड कलेक्टर आर कलेक्टेड, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, ये कौन सा है, निगेटिव और ये पॉजिटिव। ओके, सो निगेटिवली ऑब्वियसली पॉजिटिव की तरफ पट होंगी। तो सेम उसमें डायग्राम में जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ना, उसमें तुमको इतना ही लिखना है। ओके, सो मैं नोट्स तो प्रोवाइड करूंगा आपको, तो तुम बाहर से भी एक बार पढ़ के देख सकते हो। ओके, सो उसके बाद देखो ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ई एंड सी इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर, ठीक है। एक वोल्टमीटर भी लगा लेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है, वोल्टमीटर तो लगा ही है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन मेजर कर सकते हैं। ओके, वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स, ये तो वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स है। ओके, उसके बाद देखो व्हेन एनोड पोटेंशियल इज पॉजिटिव वी, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव वी इज एक्सेलरेटेड द इलेक्ट्रॉन, व्हाइल व्हेन द एनोड पोटेंशियल इज नेगेटिव। तो सेम जैसे मैंने बताया था, ठीक है, जैसे मैंने बताया था वैसे यहाँ पे लिखा है। तो आप इसको एक बार अच्छे से लिख लो, और जब टेस्ट वगैरह हो जाएगा आपका तो उसमें आप लिख सकते हो। ओके, उसके बाद देखो ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन आपको देख रहे होंगे। ओके, सो पहले सेटअप को थोड़ा जीरो ही कर देते अपन, कुछ भी नहीं लेते अपन, कुछ भी कंसिडर नहीं करते हैं। ओके, कुछ भी कंसिडर नहीं करते, तो इंटेंसिटी अपन जीरो ही कर देते हैं अपन डायरेक्टली। ओके, सो उसके बाद देखो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और दूसरी एक यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे ना, उसकी भी कुछ फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी। ओके, तो देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिखे हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट एट लो फ्रीक्वेंसी द माइक्रोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। ओके, लो फ्रीक्वेंसी मतलब E इज इक्वल टू एच न्यू, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। ओके, सो अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो एनर्जी ऑब्वियसली बढ़ी जाएगी। ओके, सो एनर्जी बढ़ेगी मतलब इंटेंसिटी बढ़ेगी। ओके, सो यहाँ पे देखो लो फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू कितनी है, जीरो है ना। सो यहाँ पे वही पॉइंट लिखा है, इट इज ऑब्जर्व दैट एट लो फ्रीक्वेंसी द माइक्रोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, बट एट सर्टन फ्रीक्वेंसी माइक्रोमीटर शो डिफ्लेक्शन, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाना है तो मुझे इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब एनर्जी को बढ़ाऊंगा। सो यहां से कुछ दिख रहे हैं, ठीक है, दिख रहे मतलब कुछ डिफ्लेक्शन दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो अगर मुझे यहाँ पे दिखाना है सो इंटेंसिटी को बढ़ा देता हूँ अपन, ठीक है, इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, और यहाँ पे ये जो वेवलेंथ है इसको मैंने कम कर दिया। सो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ओके, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। ओके, जैसे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे सो मैं ये वेवलेंथ को थोड़ा थोड़ा कम कर देता हूँ। सो यहाँ पे देखो करंट की वैल्यू शो हो रही है, ठीक है। इट मीन्स दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिगिंस टू फ्लो, दिस सर्टन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो जहां से जिस पॉइंट से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और करंट की वैल्यू शो हो रही है, उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, उसके बाद क्या है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, इंटेंसिटी, तो सेम वैसे ही इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दिया, इसका इफेक्ट देखते हैं अभी, ठीक है। इसको पहले जीरो कर देते हैं और इसको हाई कर देते हैं। ओके, तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो देखो यहाँ पे लेट न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, ठीक है, इतना लिखा है। न्यू मतलब क्या होता है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, और न्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, सो इंसिडेंट रेडिएशन ऑन कांस्टेंट, नाउ स्लोली इंक्रीज द इंटेंसिटी। सो मैं क्या करता हूँ, इंटेंसिटी को इंक्रीज करता हूँ धीरे धीरे। ओके, सो इसको इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। सो उसके बाद करंट नोटेड बाय माइक्रोमीटर आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। ये इंक्रीज कैसे होगा, जैसे इसको अपन थोड़ा कांस्टेंट रख देते हैं, ठीक है, इस इंटेंसिटी पे, इस वेवलेंथ पे थोड़ा कांस्टेंट कर देते हैं। ओके, सो जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा
इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा निकल जाएंगे इसमें से। ओके, ज्यादा से ज्यादा निकल जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखो द ग्राफ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट अगेंस्ट द इंसिडेंट रेडिएशन इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, सो अगर इसका ग्राफ देखोगे तुम, ठीक है, देखो यहाँ पे एक ग्राफ भी बनाया है, यहाँ पे अच्छे से देखोगे तुम तो, अच्छे से देखोगे तो तुम यहाँ पे एक ग्राफ भी दिखा रहे हैं। ओके, सो इसको आप थोड़ा, ये तो थोड़ा जूम नहीं होता, बट आप देखोगे ना तो यहाँ से ओरिजिन से एक लाइन पास होती है। ठीक है, यहाँ से ओरिजिन से लाइन पास होती है, तो सेम जैसे यहाँ पे ग्राफ दिखाई दिया ना करंट वर्सेस इंटेंसिटी का, तो तुम्हारा जो ग्राफ है वो इससे बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, थोड़ा इंटेंसिटी को अपन कांस्टेंट लेते हैं अपन थोड़ा। सो हाई इंटेंसिटी मतलब 82 के आसपास ले लेते हैं अपन, 82 या 86 ले लेते हैं। ओके, सो देखो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड, द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट सी। ठीक है, प्लेट सी जैसे आपके पास एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट बना है ना, तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के अनुसार ये बन गया सी और ये बन गया ई। ओके, सो देखो यहाँ पे द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट सी, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल है, इज ग्रेजुअली इंक्रीजेस एंड मेजर द रिजल्टिंग करंट ऑन ईच टाइम। ओके, सो इसको थोड़ा इंक्रीज कर देते अपन, किसको, इसको, पोटेंशियल को। ठीक है, सो पोटेंशियल को इंक्रीज करने से इस साइड लेके जाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, इस साइड लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, करंट की वैल्यू देखो यहाँ पे पूरी कांस्टेंट ही है, अभी करंट की वैल्यू पूरी कांस्टेंट ही है 0.77। ओके, कहाँ तक, 0.77 यहाँ तक है। जैसे मैंने उसको कम कर दिया, इसको अगर मैंने कम कर दिया धीरे धीरे, तो यहाँ पे देखो कुछ समय तो 0 है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ग्राफ देख रहे होंगे तुम, ठीक है, माइनस क्या है, न्यू नॉट। ठीक है, माइनस न्यू नॉट पे क्या है, 0 क्या है, करंट। ओके, 0 करंट भी है और पोटेंशियल भी 0 है। ओके, पोटेंशियल को थोड़ा हाई कर देते हैं, मतलब -4.20। ठीक है, -4.20 मतलब ये देखो माइनस न्यू नॉट। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं इंक्रीज कर देता हूं, इसको मैंने थोड़ा इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा मैंने इंक्रीज कर दिया, तो देखो करंट की वैल्यू बढ़ गई। सो बढ़ जाने के बाद कुछ टाइम के बाद करंट की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। ओके, सो जैसे तुम्हारा जो ग्राफ है ना वो वैसे सेम वैसे उसको उसमें दिखा दिया गया। ओके, आप लो इंटेंसिटी पे भी चेक कर सकते हो। लो इंटेंसिटी मतलब ये, इसको लो इंटेंसिटी करेंगे अपन। ठीक है, लो इंटेंसिटी हो जाएगी। सो तुमको क्या करना भाई, यहाँ पे ये पोटेंशियल को थोड़ा सा बढ़ा के देखना पड़ेगा। ठीक है, या फिर कम भी कर सकते हो। तो लो इंटेंसिटी पे करंट की कुछ भी वैल्यू शो नहीं हो रही है यहाँ पे। ओके, लो इंटेंसिटी पे। ओके, सो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एट सर्टन स्टेट इफ वी इंक्रीज द पॉजिटिव पोटेंशियल, ओके, पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट सी फर्दर द करंट डज नॉट इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे मैंने अपने यहाँ पे निकाला था वैसे ही पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद क्या है, दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड एज अ सैचुरेशन करंट। ठीक है, सो यहाँ पे 0.77 दिखाया था ना इसने, 0.77 कहाँ पे था, हाई इंटेंसिटी पे इतना। उसके बाद ये पोटेंशियल का वैल्यू अपन ने इंक्रीज किया था 0.77। ओके, सो 0.77 क्या है, सैचुरेशन करंट। ओके, सैचुरेशन करंट। ठीक है, उसके बाद देखो द कम्यूटेटर की रिवर्स एंड नेगेटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड टू द प्लेट सी। ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू द प्लेट सी, इसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कैसे करेंगे, ये पोटेंशियल है ना इसको थोड़ा डिक्रीज कर लेंगे। ठीक है, डिक्रीज कर जाने के बाद देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया है। ओके, पूरे इस पे नेगेटिव साइन हो जाएगा। ओके, पूरे इस पे नेगेटिव पोटेंशियल शो हो जाएगा। सो उस केस में करंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0। ओके, सो यहाँ पे अगर तुम पूरा सेंटेंस पढ़ोगे, सो करंट रिड्यूस टू 0, यह हो जाएगा। द मिनिमम नेगेटिव वैल्यू गिवन टू प्लेट सी फॉर विच द पोटेंशियल करंट बिकम 0 इज कॉल्ड एज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, अभी देखो मजे की बात। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो अपन ने निगेटिव की तरफ डिक्रीज किया था, सो यहाँ पे बन गया निगेटिव, यहाँ पे बन गया पॉजिटिव। ठीक है, सो ये देखो ये इलेक्ट्रॉन्स ये यहां तक आ रहा है, उसके बाद रिवर्स जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है,
क्योंकि यहाँ पे देखो निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कौन सा चार्ज रहता है, निगेटिव। सो निगेटिव को निगेटिव क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा ना। सो वो यहाँ तक आएंगे और इधर जाएंगे, ठीक है। और उसका जो पोटेंशियल मेजर हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अभी यहाँ पे देख रहे होंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 1.40, ठीक है। तो ये बन गए स्टॉपिंग पोटेंशियल, या फिर उसको क्या बोल सकते हो तुम, कट ऑफ पोटेंशियल। ओके, कट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। उसके बाद देखो, लेट न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज केप्ट कांस्टेंट इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वाज increases the value of saturation current also increases, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, सेम वैसे अपन ने जो पॉइंट पढ़ा था, निकला था यहाँ पे, वही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, इफ इंटेंसिटी वाज डबल्ड द सैचुरेशन करंट आल्सो डबल, ठीक है। सो अगर मैं इंटेंसिटी को डबल कर देता हूं तो जो सैचुरेशन करंट है वो भी डबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, if the frequency of incident radiation was changed keeping the intensity and accelerating potential V constant, then saturation current remains also same but the stopping potential V not changed, ठीक है। तो जैसे अपन ने एक्सप्लेन किया था वैसे ये वाला ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद देखो, द स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट वेरिड लिनियरली विथ द फ्रीक्वेंसी एज शोन इन फिगर, ठीक है। सो ये जो ये नेक्स्ट वाला जो ग्राफ देख रहे होंगे आप, ठीक है। सो ये डिफरेंट मेटल के लिए, मतलब यहाँ पे देखो टारगेट मेटल कौन कौन से है यहाँ पे, सोडियम, जिंक, कॉपर, प्लेटिनम और कैल्शियम, ये डिफरेंट टाइप के हैं। ओके, तो तुम आप यहाँ पे कितने भी मेटल यूज करोगे ना, सो उसका जो फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ था, फ्रीक्वेंसी वर्सेस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ बन जाता, ठीक है। पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ बना था यहाँ पे, ओके, तो उसका जो वेरिएशन है वो क्या बन जाएगा, एक लीनियरली बन जाएगा, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो ये यहां से शो होता है। उसके बाद देखो लास्ट वाला पॉइंट, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंडेड ऑन द इंटेंसिटी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी, ठीक है। तो जैसे जैसे अपन ने इंटेंसिटी को बढ़ाया था, इसको इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर देता, मतलब यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल को अपन को 0 करना पड़ेगा। जीरो नहीं होना, ठीक है। तो थोड़ा ट्राई करते हैं अपन इसको, 0 नहीं मान लेते 0.20, ओके। तो यहाँ पे जैसे जैसे द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी, तो जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी को कम करूंगा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे करंट की वैल्यू भी कम हो रही है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर हो गया, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ओके, बट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, उसके फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, ओके। एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वाज लार्जर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ओके, एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इसकी अगर फ्रीक्वेंसी हायर रहती है, सो उस फॉर्म में उसके बाद जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल ऑफ एनोड वाज हायर देन दैट ऑफ द कैथोड, ठीक है, तो वो हायर लार्जर रहेगी। The emission of photoelectrons is instantaneous process. There is no time lag between the incidence of light and emission of electron, ठीक है। तो इसके बीच में थोड़ा टाइम तो नहीं रहेगा, इसमें बोला गया जैसे नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ लाइट। सो यहाँ पे कुछ, जैसे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है ना यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इंसिडेंट और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ टाइम का डिफरेंस उसने नहीं बोला है, ठीक है। सो यहाँ पे इतना पढ़ा था अपन ने, यहाँ पे इतना पढ़ा है, ओके। सो यहाँ पे इतना पढ़ने के बाद तो अभी क्या पढ़ते हैं अपन, फेल्योर, ठीक है, फेल्योर्स ऑफ वेव थ्योरी। मोस्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्वेशन कुड नॉट एक्सप्लेन बाय द वेव थ्योरी, ठीक है, वेव थ्योरी ऑफ ईएमएफ रेडिएशन। तो वेव थ्योरी क्या है वो अपन बाद में देख सकते हैं, ठीक है, बाद में देख सकते हैं, मतलब बाद में भी पढ़ सकते हैं, या फिर तुमको अगर देखना है तो तुम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो और वो पढ़ सकते हो, मतलब 5 या 6 मिनट का वो टॉपिक है, ओके। देन द मेटल सरफेस विल रिक्वायर्ड reasonable time to accumulate sufficient energy to knock off the electrons, ठीक है। इसमें क्या बोला उसने, कुछ एनर्जी चाहिए,
ठीक है, द मेटल सरफेस विल रिक्वायर रीजनेबल टाइम, मतलब यहाँ पे कुछ टाइम लगना चाहिए ऐसे बोला उसने। ओके, इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी अगर हाई रहती है, देन टाइम रिक्वायर्ड टू नॉक ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी लेस एंड फॉर स्मॉलर इंटेंसिटी स्मॉलर। देखो यहाँ पे कैसे बोला उसने, जैसे जैसे इंटेंसिटी हाई है, ठीक है, सो अभी यहाँ पे देखते हैं अपन उसका भी इफेक्ट। जैसे 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 मैं इंटेंसिटी को हाई कर देता हूँ, इंटेंसिटी को हाई कर देता हूँ, ठीक है, बढ़ा दिया मैंने। सो यहाँ पे देखो स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की, जो फोटोन इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सो यहाँ पे देखो उसकी स्पीड क्या है, वो बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है मतलब क्या होता है, इसको यहाँ पर पहुंचने के लिए टाइम कम लगेगा, ठीक है। अगर इंटेंसिटी को मैं कम कर देता हूँ, इंटेंसिटी को अगर मैं कम कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे इंटेंसिटी को मैं अगर कम कर देता हूँ, तो वो उतनी तेजी से यहाँ पे इंसिडेंट नहीं हो रही है। ओके, इंसिडेंट नहीं हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे हाँ, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द नॉक ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी मोर, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना उसको टाइम ज्यादा लगेगा। दिस आर्गुमेंट वेयर कॉन्ट्राडिक्टेड टू ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो इसको अपोज किया था, ठीक है, ये इसको अपोज करते हैं, क्यों, क्योंकि हर टाइम हर जब मतलब जब जब यहाँ से इंसिडेंट होता है, कभी कभी इंटेंसिटी हाई रहती है लाइट की, कभी कभी इंटेंसिटी लो रहती है, ठीक है। सो यहाँ पे फेल क्यों हुआ ये, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, सो लो इंटेंसिटी पे कम इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ओके, और उसका टाइम भी कम है, ठीक है, टाइम ज्यादा लगता है इसको निकालने के लिए, ओके, टाइम ज्यादा निकालना पड़ता है, ठीक है। सो ये टाइम डिफरेंस की वजह से वो फेल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट, लेट अस ट्राई टू एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड टू स्टार्ट फोटो करंट, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल कॉल्ड एज अ वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ओके, सो यहाँ से जैसे जैसे निकल रहा है ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, सो यहाँ पे कुछ वर्क हो रहा है, ठीक है, ये वर्क हो रहा है ना, तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। दिस वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड द नेचर ऑफ इट सरफेस, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के मटेरियल है यहाँ पे मेटल्स, तो अपन चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कॉपर लिया, ठीक है, कॉपर मेटल लिया, तो इसके ऊपर भी थोड़ा डिफरेंस बन सकता है, ओके, जो एस्टिमेट हो रहा है। कॉपर के बाद दूसरा भी लिख सकते हैं कैल्शियम, ठीक है, तो इसका थोड़ा स्पीड बढ़ रहा है, थोड़ा इसका स्पीड बढ़ रहा है, ओके। उसके बाद देखो जिंक लेके देखते हैं, तो वो टाइम डिफरेंस वहां से भी बन सकता है, ठीक है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, मेटल, ठीक है। आप डिफरेंट टाइप के मेटल यूज कर सकते हो, ओके। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट, सिंस लार्जर इंटेंसिटी इंप्लाइज लार्जर एनर्जी, लार्जर इंटेंसिटी इंप्लाइज लार्जर एनर्जी, ओके। सो जैसे जैसे इंटेंसिटी को बढ़ा हो गया, तो उतनी, जैसे यहाँ पे देखो इंटेंसिटी को मैं बढ़ा के देखता हूँ, ओके, इंटेंसिटी को मैं बढ़ा के देखता हूँ। सो जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा, सो वहां से एनर्जी ज्यादा निकलेगी, एनर्जी यहाँ से निकल जाएगी ज्यादा। सो पहले क्या होता था, यहाँ से कुछ ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, ठीक है, और कुछ ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। अब क्या हो रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं मतलब मैक्सिमम एनर्जी मिल जाएगी अपने को, ओके। सो जब जब हायर एनर्जी, हायर लाइट एनर्जी निकलेगी, अपने को क्या चाहिए, अपने को लाइट एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, वो ज्यादा से ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो उस केस में क्या कर सकते हो तुम, जो इंसिडेंट लाइट है उसको क्या, उसकी इंटेंसिटी है ना, उसको आप बढ़ा सकते हो, ओके, वो बढ़ा सकते हो। बट अगर वो अगर कम है तो जो करंट मिल रहा है अपने को, वो क्या है, वो अपने को कम मिल जाएगा। सो उसका कुछ यूज ही नहीं हो जाएगा ना, ओके। सो इसके अकॉर्डिंग टू देखो यहाँ पे, सिंस लार्जर इंटेंसिटी इंप्लाइज लार्जर एनर्जी एंड द इलेक्ट्रॉन एक्सपेक्टेड टू द इमीडिएट द लार्जर काइनेटिक एनर्जी, बट दिस ऑब्जर्वेशन दैट द काइनेटिक एनर्जी did not depend on the intensity, okay, but depends on the frequency. So इसके फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है ये वाला, ओके। ये कहा हुआ था जब काइनेटिक थ्योरी पढ़ा था ना अपन ने, वहां पे यूज हुआ था। बट अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी फ्रीक्वेंसी हैज नो रोल। तो वेव थ्योरी जब पढ़ते हैं ना अपन, तो उसमें इसका कुछ रोल ही नहीं बताया है। किसका, वेव थ्योरी में फ्रीक्वेंसी का कुछ रोल ही नहीं है,
okay, to determine the kinetic energy. Okay, but observation indicate that for the given metal surface frequency of incident radiation was greater than the threshold frequency. Okay, so ये greater होनी चाहिए. Okay, उसके बाद देखो आइंस्टाइन postulate of quantization of energy and द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. ओके, सो जब तुम किताब ओपन करोगे ना, सो उसमें बहुत सारी थ्योरी दिया है, बहुत सारी, मतलब आप पढ़ोगे ना थोड़ा तो थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाओगे, या फिर थोड़ा तुम्हारा माइंड भी डिस्टर्ब हो सकता है. तो उतनी जो थ्योरी है ना वो तुम्हारे एग्जाम में कभी पूछती नहीं है. ओके, और जैसे तुम्हारे वो एग्जाम भी क्रैक करना है, ठीक है, जैसे जेई या फिर सीईटी का एग्जाम क्रैक करना है, तो उसके लिए सिंपल एक फार्मूला याद रखना पड़ता है. ओके, सो ज्यादा कुछ अपन इसके डीप में नहीं जाएंगे. सो एक क्वेश्चन लिखोगे वहां पे, स्टेट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड एक्सप्लेन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. ठीक है, सो तुम इतना भी लिख लोगे ना, ठीक है, इतना बस याद कर लोगे ना इसमें, तो भी तुम्हारा, सो इसके आगे तो कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है. ठीक है, इसके आगे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है, बस इतना ही पूछ सकता है वो कि कैरेक्टरिस्टिक बताओ, ठीक है, और आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक बनाओ. ओके, तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहां से आए वो देखते हैं. ठीक है, सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी, कुछ एनर्जी हो जाएगी इसकी, E इज इक्वल टू क्या है, एच न्यू. ठीक है, फोटोन की एनर्जी क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू, इक्वल टू क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है ना, ठीक है, ये पूरे किस में कन्वर्ट होते हैं, अपन जिसे कल भी पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं. ओके, उसके बाद उसका प्लस किसका करोगे, वर्क फंक्शन. ठीक है, सो ये साइड अगर मैं हटा देता हूं, ठीक है, सो इस साइड क्या बचेगा, सिर्फ ऊपर इसकी एनर्जी. ओके, और नीचे की साइड में क्या बनेगा, ये फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन. ओके, ये वर्क फंक्शन भी बन जाएगा, प्लस इसकी एनर्जी. ओके, इसकी एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट. ठीक है, उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं. ओके, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फाई नॉट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन इमिटर. ठीक है, अगर इसको कांस्टेंट कर दें, ये मतलब कांस्टेंट ही रहता है ऑलवेज. ओके, हेंस इफ द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डिक्रीजेस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस. ठीक है, सो जैसे जैसे मैं इसको डिक्रीज करूंगा, सो इसका वर्क फंक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, इसका वर्क फंक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा, मतलब ये इसका वर्क फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा, मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो भी डिक्रीज हो जाएगी, जो काइनेटिक एनर्जी वो भी डिक्रीज हो जाती है. ओके, तो जनरली जब ये काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो एकदम जीरो बन जाएगी. ठीक है, सो अपन इसको मानते हैं जीरो. सो जीरो पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में. ठीक है, तो जैसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे, सो फाई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट. फाई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट. तो फाई नॉट क्या है, वर्क फंक्शन इक्वल टू एच न्यू जीरो. ओके, दिस शोज दैट द थ्रेशोल्ड इज रिलेटेड टू द वर्क फंक्शन. ठीक है, सो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो रिलेटेड होती है वर्क फंक्शन के ऊपर. ओके, और जो वर्क फंक्शन है ना वो डिफरेंट वैल्यू रहते हैं हर एक. जैसे यहाँ पे टारगेट मटेरियल है ना, यहाँ पे टारगेट मटेरियल है, डिफरेंट टारगेट मटेरियल है, सो वो डिपेंड करता है उसके प्रॉपर्टीज के ऊपर. ओके, जैसे अपन कोई भी मटेरियल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई भी मटेरियल लेते हैं, सो वो उसके प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है, और उसके जो वर्क फंक्शन है ना उसकी वैल्यू भी डिफरेंट हो जाती है. ओके, सो उसके बाद द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज, देखो पहले जो इक्वेशन है वहां पे क्या दिखा है, हाफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट. ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं अपन, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट. ठीक है, सो फाई नॉट क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. ठीक है, इसकी एनर्जी क्या है, फाई नॉट, इसकी एनर्जी क्या है, एच न्यू सॉरी. ओके, एच न्यू. और उसके बाद जब सेकंड इक्वेशन में पढ़ा था फाई नॉट इक्वल टू एच न्यू, वो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. ओके, सो इस इक्वेशन के ऊपर अपन कंक्लूड कर सकते हैं दस बोथ द टर्म ऑन द RHS. ओके, इसके जो राइट साइड है ना, राइट साइड में, ठीक है, सो फाई नॉट की जगह तुम क्या पुट कर सकते हो, एच न्यू जीरो. ओके, वो पुट कर सकते हो.
सो ये दोनों टर्म क्या बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी वाली टर्म बन जाएंगी। एंड ये डिपेंड किसके ऊपर, ये डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हेंस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विथ विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इज इंसिडेंट रेडिएशन। The kinetic energy is directly proportional to the frequency. Okay, so kinetic energy is directly proportional to किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर हो जाएगा। ओके, तो अभी पढ़ते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ ईएमएम रेडिएशन। ओके, सो सबसे पहले ईएम रेडिएशन क्या होता है वो देखते हैं। ओके, सो ईएम इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होंगी, सपोज मान लेते हैं यहाँ पे निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ओके, और यहाँ पे पॉजिटिव। ओके, ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ओके, ये अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ प्लेट लगा दिया हमने। ओके, यहाँ पे कुछ प्लेट लगा लिया, कुछ प्लेट लगा लिया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे। सो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट तो नहीं होंगे, बट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो यहाँ पे इस जगह कोई भी फील्ड जनरेट हो सकती है। ओके, इस फील्ड पे यहाँ पे इस जगह पे नहीं, क्या इस जगह पे जो फील्ड क्रिएट होगी ना उसी को क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये बन जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सपोज उसके बाद दूसरा एक देखते हैं, दूसरा है। ठीक है, जैसे अपने पास मैग्नेट तो होंगे, सो मैग्नेट में एक क्या होता है नॉर्थ पोल और एक मैंने कंसिडर किया साउथ पोल। ठीक है, एक नॉर्थ कंसिडर कर दिया, तो उसके बाद एक साउथ पोल कंसिडर किया। ठीक है, सो यस ये एन और यस नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, सो ये भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे, ये भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे। बट मैंने यहाँ पे कुछ इसको स्टेबल रखा। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेबल रखा, मतलब इसको हिलने नहीं दिया मैंने। ठीक है, एक ये जगह इस जगह पे उसको पकड़ के रखा और इसको इस जगह पे पकड़ के रखा। ठीक है, ये पकड़ के रखने के बाद ये फिर से क्या हो जाएंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे। ओके, बट अट्रैक्ट होंगे ना। ठीक है, क्यों अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये जो स्पेस है ना इसके बीच में क्या हो जाएगा, एक फील्ड क्रिएट होंगी, एक फील्ड क्रिएट होंगी। तो उसी फील्ड को क्या बोलेंगे अपन, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। ओके, सो इतना क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो अपने पास तीन एक्सिस होते हैं, कौन से, एक्स, सपोज यहाँ पे एक्स लिखते हैं, एक्स वाई और जेड। ओके, एक्स वाई जेड। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे ई अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहां से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। ओके, और वाई डायरेक्शन से मैंने यम अप्लाई किया, यम मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो ये दोनों का मिलन यहाँ पे होगा। ठीक है, और यहां से कुछ एक ऐसे वेव क्रिएट होंगे। ओके, इस डायरेक्शन में एक रिजल्टेंट वेव निकल जाएगी ना। ठीक है, सो इसी को ही बोलेंगे अपन ईएम रेडिएशन। ओके, ईएम रेडिएशन मतलब लाइट भी बोल सकते हो। ठीक है, सो जो साइंटिस्ट है ये डी ब्रोगली, सो डी ब्रोगली साइंटिस्ट है ना, उसने क्या किया था, सेम इसकी स्टडी किया था। और जो लाइट है ना, सो लाइट को दोनों फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, ऐसे बोला था। ठीक है, सो यहाँ पे देखो वेव और पार्टिकल नेचर। ठीक है, सो उसने क्या बोला था कि जो ईएम रेडिएशन या फिर लाइट, ओके, जो लाइट है ना वो वेव नेचर को भी शो करता है और पार्टिकल नेचर को भी शो करता है, ऐसे बोला था उसने। ओके, आप इस डायग्राम से थ्रू भी उसको कंक्लूड कर सकते हो। ओके, जैसे वेव नेचर, ओके, वेव माने क्या, ऐसे। ओके, और पार्टिकल मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन कंसिडर करते हैं। ओके, मतलब ऐसे। ठीक है, सो ये हो जाएगी स्ट्रेट लाइन और ये है। ठीक है, सो जैसे बाकी साइंटिस्ट है ना उन्होंने क्या देखा था, सिर्फ ये देखा था, सिर्फ ये देखा था क्या, कि लाइट ओनली पार्टिकल नेचर को शो करता है। ओके, बट जब डी ब्रोगली ने स्टडी किया था तो उसको ये भी दिखा था। ओके, ये क्या है, एक वेव ही है ना। ठीक है, एक वेव ही है। सो ये
दोनों को भी एक्सप्लेन करता है। क्या? वेव नेचर को भी और पार्टिकल नेचर को भी एक्सप्लेन करता है। ऐसा किसने बोला था? डी ब्रोगली ने। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखते हैं, लाइट इज प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी कॉल्ड एज ए क्वांटम। ओके, सो पहला पार्ट देखो, यहाँ पे पॉइंट दिया है। सो लाइट एक मान लेते हैं, इसको वेव मानते हैं। ओके, सो एक वेव है, इसके अंदर भी कुछ वेव होंगे। ओके, इसके अंदर भी वेव होंगे, ऐसे ऐसे वेव होंगे। ओके, सो इस वेव को क्या बोल सकते हो तुम? ये बाहर वाले ब्लैक कलर वाले, बाहर वाले वेव को क्या बोल सकते हो? इट इज द पैकेट ऑफ ग्रीन वेव। इट इज द पैकेट ऑफ ग्रीन वेव। ओके, सो इस पूरे पैकेट को क्या बोल सकते हो? तो क्वांटा। ओके, उसको क्या बोलेंगे? क्वांटा। दिस लाइट क्वांटा कैन बी एसोसिएट विद द मोमेंटम। ओके, तो इसका कुछ मोमेंटम भी हो जाएगा। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल टू एम बी। ठीक है, P इज इक्वल टू एम बी। ठीक है, तो ये इसका कुछ मोमेंटम भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, इन जनरल लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ ईएम रेडिएशन, पार्टिकल नेचर वाज कन्फाइंड बाय द क्वांटम। ओके, ये देखो, पहला जो पॉइंट बताया था मैंने, एक्स एक्सिस पे ई, वाई एक्सिस से आ रही है कौन सी वेव? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक वेव, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक वेव। तो यहाँ से कुछ दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? ईएम रेडिएशन तो बन जाएगा ना। ठीक है, ईएम रेडिएशन तो बन जाएगा। ठीक है, सो इसका स्टडी किया था, किसने किया था? क्वांटम ने। ठीक है, ऑन द स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मैटर्स। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप ये बाद में भी पढ़ सकते हो, एक्सरे वाला। ठीक है, एक्सरे वाला तुम जब हायर स्टडी करने जाओगे ना, तो वहां पे तुमको पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जो वीडियो है यूट्यूब पे, वो भी देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो, क्वांटम डिस्क्राइब ऑल फोटॉन्स ऑफ ईएम रेडिएशन ऑफ है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हैविंग द सेम एनर्जी। ठीक है, सो इसकी एनर्जी सेम है, वो ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, एंड मोमेंटम भी सेम है। ओके, किसका? इसके जो अंदर के वाले हैं, इसके अंदर जो फोटॉन्स होंगे ना, उसको उसने बोला था। ठीक है, उसके बाद देखो, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो जो फोटॉन्स है ना, ठीक है, यहां से देखो पॉजिटिव, यहां से नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव को मिला के एक न्यूट्रल वेव तो बन सकता है ना। ठीक है, जैसे मानते हैं अपन -2 +2। ठीक है, -2 +2, इसको इसका आंसर कितना आएगा? सिर्फ 0 आएगा ना। ठीक है, सो और ऐसा भी कर सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं बनता है। ठीक है, सो ये जो फोटॉन्स है वो क्या है? न्यूट्रॉन पार्टिकल भी ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो उसके ऊपर चार्ज वगैरह कोई नहीं रहता है और उसका इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। किसका? ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसे बोला उसने। इन फोटॉन पार्टिकल्स कोलिजन एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आर कॉन्जर्व। ठीक है, सो इसमें कोलिजन एनर्जी मोमेंटम ये सब कुछ कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, बट द नंबर ऑफ फोटॉन्स आर नॉट कॉन्जर्व। ठीक है, सो इसमें जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो कांस्टेंट नहीं रहेंगे, ऐसे बोलो उसने। ठीक है, उसके बाद देखो, फोटॉन्स कैन बी एब्सॉर्ब और न्यू फोटॉन्स कैन बी क्रिएटेड। ठीक है, सो जो फोटॉन्स है वो क्रिएट भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, सो फोटॉन्स कैन बी ट्रांसफर देयर एनर्जी एंड मोमेंटम ड्यूरिंग द कोलिजन। ठीक है, तो जैसे अपन ने वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, यहां से कुछ फोटॉन्स पार्टिकल आ रहे थे और ट्राई किस पे किया था? एक प्लेट पे। ठीक है, यहाँ प्लेट पे, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव प्लेट थी। ठीक है, यही था ना एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। ठीक है, तो उसमें देखो क्या बोला है इसने? फोटॉन्स कैन बी एब्सॉर्ब और न्यू फोटॉन्स कैन बी क्रिएटेड। ठीक है, सो जो फोटॉन्स है तो उसकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, ड्यूरिंग द कोलिजन, जब ये कोलिजन एक दूसरे के ऊपर टकराएंगे ना, तब वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, और एक बात क्या देखी थी अपन ने? जब ये फोटॉन रेस्ट पे रहते हैं, ठीक है, रेस्ट पे रहते हैं, तब उसका जो मास है वो कितना था? 0 था। ओके, बट यहाँ पे मूविंग थी ना, तो इसका कुछ तो भी मास हो जाएगा। ठीक है, तो रेस्ट पे रहेंगे तब मास 0 रहेगा। ठीक है, तो ये उसने उस पॉइंट पे बोला था। इफेक्ट ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट
वेयर सीन ऑन इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन ऑफ हीट। ठीक है, तो ये तुम बाद में भी देख सकते हो, बस इसको लिख के रखना। ठीक है, जब अपन इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां पे तुमको देख लेना उसमें से। ओके, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट दैट लाइट इन पर्टिकुलर एंड ईएम रेडिएशन इन जनरल एज अ वेव। ओके, तो लाइट को एक, तो जो बाकी साइंटिस्ट है ना, उन्होंने क्या लाइट को सिर्फ वेव माना था। ओके, लाइट को सिर्फ वेव माना था। ओके, बट वो ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे ना, सो जो फोटोन है ना विथ डेफिनेट एनर्जी, मतलब उसकी कुछ एनर्जी रहेगी। ओके, इट इज नेसेसरी टू बोथ द फिजिकल मॉडल टू एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, देयर डज द नीड टू हाइपोथेसिस टू ड्यूल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। ठीक है, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस फेनोमेना इज टर्म्ड एज अ वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। ठीक है, सो देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी और एक्सपेरिमेंटल के थ्रू भी। ठीक है, सो बस इसको, ये जो पॉइंट है ना, इसके ऊपर बस एक ही कंक्लूड कर सकते हो तुम। ठीक है, एक पॉइंट कंसिडर कंक्लूड कर सकते हो, क्या ये वाला। ठीक है, एक जो लाइट है ना, लाइट एक पार्टिकल नेचर को शो कर रही है। ठीक है, पार्टिकल नेचर को शो कर रही है। और जो दूसरी है, ठीक है, एक लाइट है, वही लाइट, ठीक है, वही लाइट ऐसे वेव को भी, वेव नेचर को भी शो कर रही है। ओके, सो दोनों देखो, यहाँ पर एक वेव ये होगी और दूसरा ये, तो दोनों प्रॉपर्टी किसको शो कर रही है, लाइट को शो कर रही है ना, लाइट की दोनों प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ठीक है, सो उसको क्या बोलेंगे, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ ईएम रेडिएशन। ठीक है, सो इसका तुम डेफिनेशन लिख सकते हो लास्ट पॉइंट में। ठीक है, सो इसको डिस्कवर किया किसने किया था, डी ब्रोगली ने। ठीक है, सो उसको पढ़ते हैं जो डी ब्रोगली ने क्या क्या बताया था। ठीक है, उसका जो हाइपोथेसिस है ना, वो पढ़ते हैं। अभी पढ़ते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ओके, डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस है ना, वो पढ़ते हैं। ठीक है, सो जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या था, डी ब्रोगली प्रपोज दैट द मूविंग मटेरियल पार्टिकल of total energy E and momentum P has a wave associated with it। ठीक है, सो जो वेव थी, ठीक है, ये वाली, ठीक है, इसका कुछ मोमेंटम भी हो जाएगा। ओके, उसका मोमेंटम और उसकी एनर्जी, वो दोनों को भी एक्सप्लेन करता है। ओके, दोनों को भी एक्सप्लेन करता है। ठीक है, सो अगर आप इक्वेशन देखोगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो मोमेंटम होता है ना, P इक्वल टू E बाय सी, E बाय सी, ऐसा करना था। ठीक है, जब इसने बोला था, इसने डी ब्रोगली ने ना, तो उसका जो स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट में ये वाला इक्वेशन बनता है। तो उसके बाद उसने ये वाला स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट के बाद ये इक्वेशन बनाया था। ओके, सो ई क्या था अपना, एच न्यू डिवाइडेड बाय सी, ऐसे बनेगा। ओके, बट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या था, न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। ठीक है, सो ये न्यू की जगह तुम सी बाय लैम्बडा पुट कर सकते हो। सो क्या बन जाएगा, एच सी बाय लैम्बडा, यहाँ पे सी, तो सी कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एच बाय लैम्बडा। ठीक है, सो तुम इसको याद कर लो, इसको याद रख लेना, पी इज इक्वल टू एच बाय लैम्बडा। ठीक है, सो ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और तुमको न्यूमेरिकल में भी पूछेगा। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग तुम एक कंक्लूड कर सकते हो, क्या, ये जो मोमेंटम है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जेएमएस में तुमको ऐसे पूछ सकता है रिलेशन। ठीक है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। ठीक है, सो ये इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी कैलकुलेट किया था अपन ने, यहां से तुम क्या कैलकुलेट कर सकते हो, लैम्बडा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सो लैम्बडा क्या बन सकता है, लैम्बडा इक्वल टू एच बाय पी। ओके, एच बाय पी, बट पी की वैल्यू क्या है, पी क्या है, मोमेंटम। सो मोमेंटम को क्या ऐसे लिख सकते हो, एच बाय मास इंटू वेलोसिटी, लैम्बडा इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। सो ये एक और रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, सो ये थर्ड पॉइंट पे तुम लिख सकते हो इसको। ठीक है, सो बस यही है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ओके, सो ये 3 मार्क के लिए तुमको पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका जो अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, बस मैंने फार्मूले को कैसे रीअरेंज करना है वो बताया। ठीक है, बट इसका आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो आप वो नोट्स देख लो। ठीक है, जो मैंने प्रोवाइड किए ना, और आपको अगर नोट्स नहीं मिल रहे तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, वहां पे जाओ और आपको वहां पे नोट्स मिलेंगे। अगर वहां पे भी नहीं मिल रहे तो मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज कर लेना, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू मैं आपको रिप्लाई कर लूंगा, या फिर
जहां पर आपको चाहिए वो वहां पे मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, सो ये हो गया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है, सो इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल है, वो अपन जब नेक्स्ट क्लास होगा ना अपना उसमें देख लेंगे। ओके, सो जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, ये साइंटिस्ट है ना डी ब्रोगली, ये एक फिजिसिस्ट है। ठीक है, इसने क्या किया था, जो आइंस्टाइन का मॉडल है उसको भी फेल किया था, इसने उसको भी फेल किया था। उसके बाद आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे अपन, ठीक है, आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे ना वो भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें जो थॉमसन साइंटिस्ट है ना, थॉमसन, उसके बाद रदरफोर्ड, उसके जो मॉडल्स है ना, इसने उसको फेल किया था, इसने उसको फेल किया था। ठीक है, सो कहने की बात यह है कि जो रदरफोर्ड उसके बाद थॉमसन, ये पूरे केमिस्ट्री वाले हैं। ठीक, और जो डी ब्रोगली है वो फिजिसिस्ट है। तो इसने क्या किया था, उनके मॉडल को फेल किया था और खुद ने नोबेल प्राइज जीता था। ठीक है, सो उसके बाद एक देखना पड़ेगा फोटोसेल है ना, वो फोटोसेल तुम्हारे सिलेबस से कट गया है। सो उसको वो अगर सिलेबस में आता है तो वो बाद में देखेंगे अपन। ठीक है, क्लास में देखेंगे। उसके बाद वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ मैटर। ठीक है, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ मैटर। ठीक है, सो जैसे मैंने वो बताया था, कौन सा, ड्यूअल नेचर, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ ईएम रेडिएशन। ठीक है, सो सेम वैसे उसका एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे। ओके, सो देखो मैं कुछ पॉइंट है तो वो मैं पढ़ के दे रहा हूँ आपको। मटेरियल पार्टिकल शोज वेव लाइक नेचर अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, दिस फेनोमेना इज नोन एज वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। ठीक है, सो मटेरियल पार्टिकल, ठीक है, जो मटेरियल पार्टिकल है, ठीक है, जैसे वेव, सो जैसे अपन ने पढ़ा था, जो ये क्या पार्टिकल, जो लाइट है ना वो पार्टिकल नेचर को भी शो करती है और वेव नेचर को भी शो करती है, ये पढ़ा था ना अपन ने। ठीक है, सो सेम वैसे यहाँ पे वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी बोला है। सो वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी शो करता है, कौन, मैटर। ठीक है, सो वो तुम वहां पे वैसे लिख सकते हो। ओके, उसके बाद फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड वेव नंबर के आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द वेव क्लासिकल थ्योरी, while mass and momentum p are used to describe the particle. Okay, so ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब कौन सा, जो न्यूटनियन मैकेनिक्स के बाद वाला पार्ट आता है ना, न्यूटनियन मैकेनिक्स। सो न्यूटनियन मैकेनिक्स में क्या पढ़ा था अपन ने, सिर्फ ओनली तीन जो इक्वेशन है ना, काइनेमेटिक इक्वेशन, सिर्फ तीन इक्वेशन पे, और उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इसके ऊपर ही वो न्यूटनियन मैकेनिक्स है ना वो पूरा एक्सप्लेन हो जाता है। ठीक है, बाकी जो पार्ट आगे वाला पार्ट है, आगे वाला पार्ट कौन सा है, जैसे अपने को ये पढ़ना है क्या, रिलेटिविटी वगैरह। तो रिलेटिविटी आपको है नहीं, बट थोड़ा समझा के देता हूँ, मतलब E इक्वल टू mc²। ठीक है, ये थोड़ा आगे वाला पार्ट हो गया, ये थोड़ा आगे वाला पार्ट, या फिर एडवांस पार्ट भी बोल सकते हो तुम। ठीक है, सो ये पार्ट क्लासिकल मैकेनिक्स में आता है। ठीक है, उसके बाद देखो, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी इंप्लाइज that all moving particles have associate with the frequency and associate with the wave number. ठीक है, सो सेम वैसे वो वाले पॉइंट दिया है यहाँ पे। ओके, सो आप एक बार इसको पढ़ लेना। ठीक है, और ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस मैं क्या 1, 2 या 3 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन पूछता है तो तुम इसको पढ़ के भी देख सकते हो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो अपन इसको क्लास में देख लेंगे। ओके, या फिर तुम कमेंट बॉक्स में लिख लेना कि सर ये समझ में नहीं आया, तो इसका पूरा एक बार एक्सप्लेनेशन बना के दे दो। ठीक है, सो ये हो गया, ये पूरा चैप्टर इसके ऊपर किसका, तो ये हो गया ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर। ठीक है, सो इसमें इतना ही पढ़ना है अपने को। तो ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल वो ज्यादा से ज्यादा पूछता है। ठीक है, सो कुछ बच्चे मतलब देखते नहीं है, बट जो देख रहे हैं ना उसके मैं नाम यहाँ पे देख सकता हूँ। ठीक है, उनके नाम मैं देख सकता हूँ, और जो अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे तो उनको अच्छे इंटरनल मिल जाएंगे। ठीक है, अपना तो रूल ही है ना वो। ठीक है, सो जो देख रहे हैं उनका मुझे यहाँ पे नाम दिख रहा है। ठीक है, सो मैं उनको, अगर इंटरनल का टेंशन है, ठीक है, तो वो भले बिल्कुल ही टेंशन मत लो। ठीक है, वो बिल्कुल ही टेंशन मत लो कि सर कम मार्क देंगे करके। ठीक है, सो इसके बाद क्या करेंगे अपन, एक चैप्टर है, ठीक है, इसके बाद वाला चैप्टर है ना, ठीक है, सो उसको कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ तक उसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, सो उसके बाद जुलाई में तो तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बट जून में क्या करेंगे, हर संडे को मैं टेस्ट रखूंगा। ठीक है, 10 MCQ रहेंगे, 10 MCQ, उसके ऊपर
नेगेटिव मार्किंग तो कॉमन है अपना, ठीक है। सो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। नेगेटिव मार्किंग रहने के बाद, ठीक है, बस आपको उस स्टेज को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, बस ट्राई करना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उसको ट्राई करो, ठीक है। ट्राई करने के बाद आपको कितना नंबर आता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस आप उसना कितना ट्राई करते हो ना वो इम्पोर्टेंट है, ओके। और उसके बाद रैंक वाइज तो मैं वो लिस्ट पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। और जो जो अटेम्प्ट कर रहे हैं उसका भी मतलब इंटरनल में वैसे मार्क आ जाएंगे, ओके। सो ये हो गया ये वाला चैप्टर। उसके बाद लास्ट वाला चैप्टर रहेगा वो, ठीक है। सो ये चैप्टर देखने से पहले क्या कर लेना, पहले वो नोट्स है ना एक बार लिख लो अच्छे से, उसके बाद ये वीडियो देख लो तुम, ओके, ये वीडियो देख लो। सो ये 31 मई तक ये वाले वीडियो रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं प्राइवेट कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।